नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल द साहित्य नाव पर। अपने उपन्यास गमन को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं उसके अगले अध्यायों की ओर, अध्याय 28 की ओर। जब से रमा चला गया था, रतन को जालपा के विषय में बड़ी चिंता हो गई थी। वह किसी बहाने से उसकी मदद करते रहना चाहती थी। इसके साथ ही वह यह भी चाहती थी कि जालपा किसी तरह ताड़ने ना पाए। अगर कुछ रुपया खर्च करके भी रमा का पता चल सकता है तो वह सहर्ष खर्च कर देती। जालपा की वह रोती हुई आंख देखकर उसका हृदय महसूस उठता रहता। वह उसे प्रसन्नमुख देखना चाहती थी। अपने अंधेरे रोने घर से ऊब कर वह जालपा के घर चली जाया करती थी। वहाँ घड़ी भर हंस बोल लेने से उसका चित्त प्रसन्न हो जाता था। अब वहाँ भी वही नौसत छा गई। यहाँ आकर उसे अनुभव होता था कि मैं भी संसार में हूँ, उन संसार में जहाँ जीवन है, लालसा है, प्रेम है, विनोद है। उसका अपना जीवन तो व्रत की वेदी पर अर्पित हो गया था। वह तन मन से उस व्रत का पालन करती थी, पर शिवलिंग के ऊपर रखे हुए घट में क्या वह प्रवाह है, तरंग है, नाद है जो सरिता में है? वह शिव के मस्तक को शीतल करता रहे, यही उसका काम है। लेकिन क्या उसमें सरिता के प्रवाह और तरंग और नाद का लोप नहीं हो गया है? इसमें संदेह नहीं कि नगर के प्रतिष्ठित और संपन्न घरों से रतन का परिचय था, लेकिन जहाँ प्रतिष्ठा थी वहाँ तकल्लुफ था, दिखावा था, ईर्ष्या थी, निंदा थी। कब के संसर्ग से भी अभी उसे अरुचि हो गई थी। वहाँ विनोद अवश्य था, क्रीड़ा अवश्य थी, किंतु पुरुषों के आतुर नो भी थे, विकल हृदय भी, उन्मुक्त शब्द भी। जालपा के घर अगर वह शान न दिखती तो वह दौलत न थी, तो वह दिखावा भी न था, वह ईर्ष्या भी न थी। रमा जवान था, रूपवान था, चाहे रसिक भी हो, पर रतन को अभी तक उसके विषय में संदेह करने का कोई अवसर न मिला था, और जालपा जैसी सुंदरी के रहते हुए उसकी संभावना भी न थी। जीवन के बाजार में और सभी दुकानदारों की कुटिलता और जटपन से तंग आकर उसने इस छोटी सी दुकान का आश्रय लिया था, किंतु वह दुकान भी टूट गई। अब वह जीवन की सामग्रियां कहाँ बेसाएगी, सच्चा माल कहाँ पावेगी? एक दिन वह ग्रामोफोन लाई और शाम तक बजाती रही। दूसरे दिन ताजे मेवों की एक तो कटोरी लाकर रख गई। जब आती तो कोई सौगात लिए आती। अब तक वह जागेश्वरी से बहुत कम मिलती थी, पर अब बहुधा उसके पास आ बैठती और इधर उधर सी बातें करती। कभी कभी उसके सिर में तेल डालती और बाल गूंथती। गोपी और विशंबर से भी अब वह स्नेह हो गया है। कभी कभी दोनों को मोटर पर घुमाने ले जाती। इसियल से आते ही दोनों उसके बंगले पर पहुंच जाते और कई लड़कों के साथ वहां खेलते। उनके रोने, चिल्लाने और झगड़ने में रतन को हार्दिक आनंद प्राप्त होता था। वकील साहब को भी अब रमा के घर वालों से कुछ आत्मीयता हो गई थी। बार बार पूछते रहते थे, रमा बाबू का कोई खत आया, कुछ पता लगा, उन लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं है? एक दिन रतन आई तो चेहरा उतरा हुआ था, आंखें भरी हुई थी। जालपा ने पूछा, आज आज जी अच्छा नहीं है क्या? रतन ने कुंठित स्वर में कहा, जी तो अच्छा है, पर रात भर जागना पड़ा। रात से उन्हें बड़ा कष्ट है। जाड़ों में उनके दमे का दौरा हो जाता है। बेचारे जाड़ों भर एमल्सन और सनाटोजन और न जाने कौन कौन से रस खाते रहते हैं, पर यह रोग गला नहीं छोड़ता। कलकत्ता में एक नामी वैद्य हैं, अब की उन्हीं से इलाज कराने का इरादा है। कल चली जाऊंगी। मुझे ले तो नहीं जाता चाहते, कहते हैं वहाँ बहुत कष्ट होगा, लेकिन मेरा जी नहीं मानता। कोई बोलने वाला तो होना चाहिए। वहाँ 2 बार हो आई हूँ और जब जब गई हूँ बीमार हो गई हूँ। मुझे वहाँ जरा भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन अपने आराम को देखूं या उनकी बीमारी को देखूं। बहन, कभी कभी ऐसा जी उब जाता है कि थोड़ी सी सखियाँ खाकर सो रहा हूँ। विधाता ने इतना भी नहीं देखा जाता। अगर कोई मेरा सर्वस्व लेकर भी इन्हें अच्छा कर दे कि इस बीमारी की जड़ टूट जावे, तो मैं खुशी से दे दूंगी। जालपा ने सनसक होकर कहा, यहाँ किसी वैद्य को नहीं दिखाया? यहाँ के वैद्य को देख चुकी हूँ बहन, वैद्य, डॉक्टर सबको देख चुकी हूँ। तो कब तक आओगी? कुछ ठीक नहीं, उनकी बीमारी पर है। 1 सप्ताह में आ जाऊं, महीने 2 महीने लग जाएं, क्या ठीक है, मगर जब तक बीमारी की जड़ न टूट जाएगी न आऊंगी। विधि अंतरिक्ष में बैठी हंस रही थी। जालपा मन में मुस्कुराई। जिस बीमारी की जड़ जवानी में न टूटी, बुढ़ापे में क्या टूटेगी? लेकिन इस सदिच्छा से सहानुभूति न रखना संभव था।
बोली, ईश्वर चाहेंगे तो वह वहां से जल्द अच्छे होकर लौटेंगे बहन, तुम भी जलती तो बड़ा आनंद आता। जालपा ने करुण भाव से कहा, क्या चलूं बहन, जाने भी पाऊं? यहाँ दिन भर यह आशा लगी रहती है कि कोई खबर मिलेगी, वहाँ मेरा जी और घबराया करेगा। मेरा दिल तो कहता है कि बाबूजी कलकत्ता में हैं, तो जरा इधर उधर खोजना, अगर कहीं पता मिले तो मुझे तुरंत खबर देना। यह तुम्हारे कहने की बात नहीं है जालपा, यह मुझे मालूम है। खत तो बराबर भेजती रहूंगी, हाँ अवश्य, रोज नहीं तो अंतरे दिन जरूर लिखा करूंगी, मगर तुम भी जवाब देना। जालपा पान बनाने लगी। रतन उसके मुंह की ओर अपेक्षा के भाव से ताकती रही, मानो कुछ कहना चाहती है और संकोचवश नहीं कह सकी। जालपा ने पान देते हुए समय उसके मन का भाव ताड़ कर कहा, क्या है बहन, क्या कह रही हो? रतन, कुछ नहीं, मेरे पास कुछ रुपए हैं, तुम रख लो, मेरे पास रहेंगे तो खर्च हो जाएंगे। जालपा ने मुस्कुराकर आपत्ति की, और जो मुझसे खर्च हो जाएं। रतन ने प्रफुल्ल मन से कहा, तब तुम्हारे ही तो है बहन, किसी गैर के तो नहीं है। जालपा विचारों में डूबी हुई जमीन की तरफ ताकती रही, कुछ जवाब न दिया। रतन ने सिकवे के अंदाज से कहा, तुमने कुछ जवाब नहीं दिया बहन, मेरी समझ में नहीं आता तुम मुझसे खिंची क्यों रहती हो। मैं चाहती हूँ हमें और तुम में जरा भी अंतर न रहे, लेकिन तुम मुझसे दूर भागती हो। अगर मान लो मेरे 150 रुपए तुम्ही से खर्च हो गए तो क्या हुआ? बहनों में तो ऐसा कौड़ी कौड़ी का हिसाब नहीं होता। जालपा ने गंभीर होकर कहा, कुछ कहूँ तो बुरा न मानोगी? बुरा मानने की बात होगी तो जरूर मानूंगी। मैं तुम्हारे दिल दुखाने के लिए नहीं कहती, संभव है तुम्हें बुरी लगे। तुम अपने मन से में सोचो, तुम्हारे इस पहनावे में दया का भाव मिला है या नहीं? तुम मेरी गरीबी पर तरस खाकर। रतन ने लपक कर दोनों हाथों से उसका मुंह बंद कर दिया और बोली, बस आप रहने दो, तुम चाहे जो ख्याल करो, मगर यह भाव कभी मेरे मन में न था और न हो सकता है। मैं तो जानती हूँ, अगर मुझे भूख लगी हो तो मैं निसंकोच होकर तुमसे कह दूंगी, बहन मुझे कुछ खाने को दे दो, भूखी हूँ। जालपा ने उसी निर्ममता से कहा, इस समय तुम ऐसा कह सकती हो? तुम जानती हो कि किसी दूसरे समय तक पूरियों या रोटियों के बदले मेवे खिला सकती है, लेकिन ईश्वर न करे कोई ऐसा समय आए जब तुम्हारे घर में रोटी का दुखलान हो, तो शायद तुम इतनी निसंकोच न हो सको। रतन ने दृढ़ता से कहा, मुझे उस दशा में भी तुमसे मांगने में संकोच ना होगा। मैत्री परिस्थितियों का विचार नहीं करती, अगर यह विचार बना रहे तो समझ लो मैत्री नहीं है। ऐसी बात करके तुम मेरा द्वार बंद कर रही हो। मैंने मन में समझा था तुम्हारे साथ जीवन के दिन काट लूंगी, लेकिन तुम अभी से चेतावनी दिए देती हो। अभागों को प्रेम की भिक्षा भी नहीं मिलती। यह कहते कहते रतन की आंखें सजल हो गई। जालपा अपने को दुखनी समझ रही थी और दुखी जनों को निर्मम सत्य करने की स्वाधीनता होती है, लेकिन रतन की मनोव्यथा उसकी व्यथा से कहीं विदारक थी। जालपा के पति के लौट आने की अब भी आशा थी। वह जवान है, उसके आते ही जालपा का ये बुरे दिन भूल जाएंगे। उसकी आशाओं का सूर्य फिर उदय होगा, उसकी इच्छाएं फिर फले फूलेंगी। भविष्य अपनी सारी आशाओं और आकांक्षाओं के साथ उसके सामने था, विशाल उज्जवल रमणीक। रतन का भविष्य क्या था? कुछ नहीं, शून्य अंधकार। जालपा आंखें पोंछकर उठ खड़ी हुई, बोली, पत्रों के जवाब देती रहना, रुपए देती जाओ। रतन ने पर्स के नोटों का एक बंडल निकालकर उसके सामने रख दिया, पर उसके चेहरे पर प्रसन्नता न थी। जालपा ने सरल भाव से कहा, क्या बुरा मान गई? रतन ने रूठे हुए शब्दों से कहा, बुरा मानकर तुम्हारा क्या कर लूंगी? जालपा ने उसके गले में बाहें डाल दी। अनुराग से उसका हृदय गदगद हो उठा। रतन ने उसे इतना प्रेम कभी न हुआ था। वह उससे अब तक खिंचती थी, ईर्ष्या करती थी। आज उसे रतन का असली रूप दिखाई दिया। यह सचमुच अभागिनी है और मुझसे बढ़कर। एक क्षण बाद रतन आंखों में आंसू और हंसी एक साथ भरे विदा हो गई। तो दोस्तों, यह था गबन उपन्यास का अध्याय 28। अब चलते हैं अध्याय 29 की ओर। कलकत्ता में वकील साहब ने ठहरने का पहले ही इंतजाम कर लिया था। कोई कष्ट न हुआ। रतन ने महाराज और टीमल कहार को साथ ले लिया था। दोनों वकील साहब के पुराने नौकर थे और घर के से आदमी हो गए थे। शहर के बाहर एक बंगला था, उसके 3 कमरे मिल गए। इससे ज्यादा जगह की वहाँ जरूरत भी न थी। हाथे में तरह तरह के फल पौधे लगे हुए थे।
स्थान बहुत सुंदर मालूम होता था। पास पड़ोस में और कितने ही बंगले थे। शहर के लोग उधर हवाखोरी के लिए जाया करते थे और हरे होकर लौटते थे, पर रतन को वह जगह फाड़े जाती थी। बीमार के साथ वाले भी बीमार होते हैं, उदासों के लिए स्वर्ग भी उदास है। सगस्तर ने वकील साहब को और भी शिथिल कर दिया था। 2-3 दिन तो उनकी दशा उससे भी खराब रही जैसी प्रयाग में थी, लेकिन दवा शुरू होने के 2-3 दिन बाद वह कुछ संभलने लगे। रतन सुबह से आधी रात तक उनके पास ही कुर्सी डाले बैठी रहती। स्नान भोजन की जो स्तुति न रहती, वकील साहब चाहते थे कि यह यहाँ से हट जाए तो दिल खोल कर कराहें। उसे तस्लीन देने के लिए वह अपनी दशा को छिपाने की चेष्टा करते जाते थे। वह पूछती आज कैसी तबीयत है, तो वह फीकी मुस्कुराहट के साथ कहते आज तो जी बहुत हल्का मालूम होता है। बेचारे सारी रात करवटें बदल कर काटते थे। पर रतन पूछती रात नींद आई थी, तो कहते हाँ खूब सोया। रतन पथ सामने ले जाती तो अरुचि होने पर भी खा लेते। रतन समझती अब वे अच्छे हो रहे हैं। कविराज जी से वह भी यह समाचार कहती। वह भी अपने उपचार की सफलता पर प्रसन्न थे। एक दिन वकील साहब ने रतन से कहा मुझे डर है कि मुझे अच्छा होकर तुम्हारी दवा न करनी पड़े। रतन ने प्रसन्न होकर कहा इससे बढ़कर क्या बात होगी, मैं तो ईश्वर से मनाती हूँ कि तुम्हारी बीमारी मुझे दे दे। शाम को घूम आया करो, अगर बीमार पड़ने की इच्छा हो तो मेरे अच्छे हो जाने पर पड़ना। कहाँ जाऊँ, मेरा तो कहीं जाने को जी नहीं चाहता, मुझे यही सबसे अच्छा लगता है। वकील साहब को एकाएक रमानाथ का ख्याल आ गया। बोले जरा शहर के पार्कों में घूम घाम कर देखो, शायद रमानाथ का पता चल जाए। रतन को अपना वादा याद आ गया। रमा को पा जाने की आनंदमय आशा ने एक क्षण के लिए उसे चंचल कर दिया। कहीं वह पार्क में बैठे मिल जाए तो पूछूं कहिए बाबूजी अब कहाँ भाग कर जाइएगा। इस कल्पना से उसकी मुद्रा खिल उठी। बोली जालपा से मैंने वादा तो किया था कि पता लगाऊंगी, पर यहाँ आकर भूल गई। वकील साहब ने साग्रह कहा आज चली जाओ। आज क्या, शाम को रोज घंटे भर के लिए निकल जाया करो। रतन ने चिंतित होकर कहा लेकिन चिंता तो लगी रहेगी। वकील साहब ने मुस्कुराकर कहा मैं तो अच्छा हो रहा हूँ। रतन ने संदिग्ध भाव से कहा अच्छा चली जाऊंगी। रतन को कल से वकील साहब के आश्वासन पर कुछ संदेह होने लगा था। उनकी चेष्टा से अच्छे होने का कोई लक्षण उसे न दिखाई देता था। इनका चेहरा क्यों दिन दिन पीला पड़ता जाता है, इनकी आंखें क्यों हरदम बंद रहती हैं, देह क्यों दिन दिन खुलती जाती है। महाराज और कहार से वह यह शंका न कह सकती थी। कविराज से पूछते उसे संकोच होता था। अगर कहीं रमा मिल जाते तो उनसे पूछती, वह इतने दिनों से यहाँ हैं, किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाती। इन कविराज जी से तो कुछ निराशा हो चली थी। जब रतन चली गई तो वकील साहब ने टीमल से कहा मुझे जरा उठाकर बिठा दो। टीमल पड़े पड़े कमर सीधी हो गई। एक प्याली चाय पिला दो, कई दिन हो गए चाय की सूरत नहीं देखी। यह पत्त मुझे मारे डालता है, दूध देकर जोड़ चढ़ गया है, पर उनकी खातिर से पी लेता हूँ। मुझे तो इन कविराज की दवा से कोई फायदा नहीं मालूम होता, तुम्हें क्या मालूम होता है? टीमल ने वकील साहब को तकिए के सहारे बैठाकर कहा बाबूजी सो देख लो, या तो मैं पहले ही कहने वाला था, सो देख लो। बाबूजी के डर से के मारे नहीं कहता था, बहू के डर के मारे नहीं कहता था। वकील साहब ने कई मिनट चुप रहने के बाद कहा मैं मौत से डरता नहीं टीमल, बिल्कुल नहीं। मुझे स्वर्ग और नरक का बिल्कुल विश्वास नहीं है। अगर संस्कारों के अनुसार आदमी को जन्म लेना पड़ता है तो मुझे विश्वास है मेरा जन्म किसी अच्छे घर में होगा। फिर भी मरने को जी नहीं चाहता, सोचता हूँ मर गया तो क्या होगा। टीमल ने कहा बाबूजी सो देख लो, आप ऐसी बातें न करें, भगवान चाहेंगे तो आप अच्छे हो जाएंगे। किसी दूसरे डॉक्टर को बुलाऊं? आप लोग तो अंग्रेजी पढ़े हैं, सो देख लो। कुछ मानते ही नहीं, मुझे तो कुछ और ही संदेह हो रहा है। कभी कभी गवारों की भी सुन लिया करो, सो देख लो। आप मानो चाहे ना मानो, मैं तो एक सयाने को लाऊंगा। बंगाल के ओछे सयाने मशहूर हैं। वकील साहब ने मुंह उधर लिया। प्रेत बाधा का वह हमेशा मजाक उड़ाया करते थे, कई ओझों को पीट चुके थे। उनका ख्याल था कि यह प्रवंचना है, ढोंग है, लेकिन इस वक्त उनमें इतनी शक्ति भी न थी कि टीमल के इस प्रस्ताव का विरोध करते। मुंह उधर लिया।
महाराज ने चाय पीकर कहा, सरकार चाय लाया हूँ। वकील साहब ने चाय के प्याले को दुष्टित नजरों से देखकर कहा, ले जाओ, अब न पीऊंगा। उन्हें मालूम होगा तो दुखी होंगी। क्यों महाराज, जब से मैं आया हूँ मेरा चेहरा कुछ हरा हुआ है। महाराज ने टीमल की ओर देखा। वह हमेशा दूसरों की राय देखकर राय दिया करते थे। वो खुद सोचने के लिए शक्ति उनमें न थी। अगर टीमल ने कहा है आप अच्छे हो रहे हैं तो वह भी इसका समर्थन करेंगे। टीमल ने इसके विरुद्ध कहा है तो मैं उन्हें भी उसके विरुद्ध ही कहना चाहिए। टीमल ने उनके असमंजस को भाप कर कहा, हरा क्यों नहीं हुआ है? हाँ, जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। महाराज बोले, हाँ कुछ हरा जरूर हुआ है, मुदा बहुत कम। वकील साहब ने कुछ जवाब नहीं दिया। 2-4 वाक्य बोलने के बाद वह शिथिल हो जाते थे और 10-5 मिनट शांत अचेत पड़े रहते थे। कदाचित उन्हें अपनी दशा का यथार्थ ज्ञान हो चुका था। उसके मुख पर, बुद्धि पर, मस्तिष्क पर मृत्यु की छाया पड़ने लगी थी। अगर कुछ आशा थी तो इतनी थी कि शायद मन की दुर्बलता से उन्हें अपनी दशा इतनी हीन मालूम होती हो। उनका दम अब पहले से ज्यादा फलने लगा था। कभी कभी तो ऊपर की सांस ऊपर ही रह जाती थी। जान पड़ता था बस अब प्राण निकला। भीषण प्राण वेदना होने लगती थी। कौन जाने कब यही अवरोध एक क्षण और बढ़कर जीवन का अंत कर दे। सामने उद्यान से चांदनी टहरे की चादर ओढ़े जमीन पर पड़ी सिसक रही थी। फल और पौधे मलिन मुख सिर झुकाए आशा और भय से विकल होकर मानो उसके वृक्ष पर हाथ रखते थे। उसकी शीतल देह को स्पर्श करते थे और आंसू की 2 बूंदें गिराकर फिर उसी भांति देखने लगते थे। सासा वकील साहब ने आंखें खोली। आंखों के दोनों कोनों में आंसू की बूंदें मचल रही थीं। क्षीण स्वर में बोले, टीमल, क्या सिद्धू आए थे? फिर इस प्रश्न पर आप ही लज्जित होकर मुस्कुराते हुए बोले, मुझे ऐसा मालूम हुआ जैसे सिद्धू आए हों। फिर गहरी सांस लेकर चुप हो गए और आंखें बंद कर ली। सिद्धू उस बेटे का नाम था जो जवान होकर मर गया था। इस समय वकील साहब को बराबर उसी की याद आ रही थी। कभी उसका बालपन सामने आ जाता, कभी उसका मरना आगे दिखाई देने लगता। कितने स्पष्ट, कितने सजीव चित्र थे। उनकी स्मृति कभी इतनी मूर्तिवान, इतनी चित्रमय न थी। कई मिनट के बाद उन्होंने फिर आंखें खोली और इधर उधर खोई हुई आंखों से देखा। उन्हें ऐसा जान पड़ता था कि मेरी माता आकर पूछ रही हैं, बेटा तुम्हारा जी कैसा है? सासा, उन्होंने टीमल से पूछा, यहाँ आओ, किसी वकील को बुला लाओ, जल्दी जाओ, नहीं वह घूम कर आती होगी। इतने में मोटर का हॉर्न सुनाई दिया और एक पल में रतन आ पहुंची। वकील को बुलाने की बात उड़ गई। वकील साहब ने प्रसन्न मुख होकर कहा, कहाँ गई? कुछ उनका पता मिला? रतन ने उसके माथे पर हाथ रखते हुए कहा, कहीं जगह देखा, कहीं ना दिखाई दिए। इतने बड़े शहर में सड़कों का पता तो जल्दी चलता नहीं, वह भला क्या मिलेगी? दवा खाने का समय तो आ गया ना? वकील साहब ने दबी जबान से कहा, लाओ खा लूं। रतन ने दवा निकाली और उन्हें उठाकर पिलाई। इस समय वह न जाने क्यों कुछ भयभीत सी हो रही थी। एक अस्पष्ट अज्ञात शंका उसके हृदय को दबाए हुए थी। एकाएक उसने कहा, उन लोगों में से किसी को तार दे दूं? वकील साहब ने प्रश्न की आंखों से देखा। फिर आप उसका समझकर बोले, नहीं, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं, मैं अच्छा हो रहा हूँ। फिर एक क्षण के बाद सावधान होने की चेष्टा करके बोले, मैं चाहता हूँ कि अपनी वसीयत लिखवा दूं। जैसे एक शीतल तीव्र बाण रतन के पैर से घूमकर सिर से निकल गया। मानो उसकी देह के सारे बंधन खुल गए, सारे अवयव बिखर गए, उसके मस्तिष्क के सारे परमाणु हवा में उड़ गए। मानो नीचे से उद्धारती निकल गई, ऊपर से आकाश निकल गया और वह निराधार, निष्पन्न, निर्जीव खड़ी है। अवरुद्ध और कुंठित कंठ से बोली, घर से किसी को बुलाऊं या किससे सलाह ली जाए? कोई भी तो अपना नहीं है। अपनों के लिए इस समय रतन अधीर हो रही थी। कोई भी तो अपना होता जिस पर वह विश्वास कर सकती, जिससे सलाह ले सकती। घर के लोग आ जाते तो दौड़ धूप करके किसी दूसरे डॉक्टर को बुलाते। वह अकेली क्या करे? आखिर भाई बंद और किस दिन काम आएंगे? संकट में ही अपने काम आते हैं। फिर यह क्या कहते हैं कि किसी को मत बुलाओ? वसीयत की बात फिर उसे याद आ गई। यह विचार क्यों इनके मन में आया? वैद्य जी ने कुछ कहा तो नहीं? क्या होने वाला है भगवान? यह शब्द अपने सारे संसर्गों
के साथ उसके हृदय को विदीर्ण करने लगा। चिल्ला चिल्ला कर रोने के लिए उसका मन विकल हो उठा। अपनी माता याद आई। उसके अंचल में मुंह छिपा कर रोने की आकांक्षा उसके मन में उत्पन्न हुई। उस स्नेहमय अंचल में रोकर उसकी बाल आत्मा को कितना संतोष होता था, कितनी जल्दी उसकी सारी मनोव्यथा शांत हो जाती थी। हाँ, यह आधार भी अब नहीं। महाराज ने आकर कहा, सरकार भोजन तैयार है, थाली परोसूं? रतन ने उसकी ओर कठोर नजरों से देखा। वह बिना जवाब की अपेक्षा किए चुपके से चला गया। मगर एक ही क्षण में रतन को महाराज पर दया आ गई। उसने कौन सी बुराई की जो भोजन के लिए पूछने आया? भोजन की ऐसी चीज है जिसे कोई छोड़ सके? वह रसोई में जाकर महाराज से बोली, तुम लोग खा लो महाराज, मुझे आज भूख नहीं लगी है। महाराज ने आग्रह किया, 2 ही फुलके खा लीजिए सरकार। रतन ठिठक गई। महाराज ने आग्रह से इतनी विषादता, इतनी संवेदना भरी हुई थी कि रतन को एक प्रकार की सांत्वना का अनुभव हुआ। यहाँ कोई अपना नहीं है, यह सोचने में उसे अपनी भूल प्रतीत हुई। महाराज ने अब तक रतन को कठोर स्वामिनी के रूप में देखा था। वही स्वामिनी आज उसके सामने खड़ी मानो सहानुभूति की भिक्षा मांग रही थी। उसकी सारी सर्ववृत्तियां उमड़ उठी। रतन को उसके दुर्बल मुख पर अनुराग का तेज नजर आया। उसने पूछा, क्यों महाराज, बाबी जी को इस कविराज की दवा से कोई लाभ हो रहा है? महाराज ने डरते डरते वही सब दोहरा दिया जो आज वकील साहब से कहे थे। कुछ तो हो रहा है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं। रतन ने अविश्वास के अंदाज से देखकर कहा, तुम भी मुझे धोखा देते हो महाराज। महाराज की आंखें डबडबा गई। बोले, भगवान सब अच्छा ही करेंगे बहू जी, घबराने से क्या होगा, अपना तो कोई बस नहीं है। रतन ने पूछा, यहाँ कोई ज्योतिषी न मिलेगा? जरा उससे पूछते, कुछ पूजा पाठ भी करा लेने से अच्छा होता है। महाराज ने तुष्टि के भाव से कहा, यह तो मैं पहले ही कहने वाला था बहू जी, लेकिन बाबूजी का मिजाज तो जानती हो, इन बातों को वह कितना बिगड़ते हैं। रतन ने दृढ़ता से कहा, सवेरे किसी को जरूर बुला लाना, सरकार चिढ़ेंगे। मैं तो कहती हूँ। यह कहती हुई वह कमरे में आई और रोशनी के सामने बैठकर जालपा को पत्र लिखने लगी। बहन, नहीं कह सकती क्या होने वाला है। आज मुझे मालूम हुआ कि मैं अब तक मीठे भ्रम में पड़ी हुई थी। बाबूजी अब तक मुझसे अपनी दशा छिपाते थे, मगर आज यह बात उनके काबू से बाहर हो गई। तुमसे क्या कहूँ, आज यह वसीयत लिखने की चर्चा कर रहे थे, मैंने ही टाला। दिल घबरा रहा है बहन, जी चाहता है थोड़ी सी सखियां खाकर सो रहूं। विधाता को संसार दयालु कृपालु दीन बंधु को जाने कौन कौन सी उपाधियां देता है। मैं जगह कहती हूँ, उससे निर्दयी निर्मम निष्ठुर कोई शत्रु भी नहीं हो सकता। पूर्व जन्म का संस्कार केवल मन को समझाने की चीज है। जिस दंड का हेतु ही हमें न मालूम हो, उस दंड का मूल्य ही क्या? वह तो जबरदस्त ही लाठी है जो आघात करने के लिए कोई कारण गढ़ लेती है। इस अंधेरे निर्जन कांटों से भरे हुए जीवन मार्ग में मुझे केवल एक टिमटिमाता हुआ दीपक मिला है। मैं उसे अंचल में छिपाए विधि को धन्यवाद देती हूँ, गाती चली जाती हूँ, पर वह दीपक भी मुझसे छीना जा रहा है। इस अंधकार में मैं कहाँ जाऊंगी? कौन मेरा रोना सुनेगा? कौन मेरी बाह पकड़ेगा? बहन, मुझे क्षमा करना, मुझे बाबूजी का पता लगाने का अवकाश नहीं मिला। आज कई पार्कों का चक्कर लगाई पर कहीं पता नहीं चला। कुछ अवसर मिला तो फिर जाऊंगी। माता जी को मेरा प्रणाम कहना। पत्र लिखकर रतन बरामदे में आई। शीतल समीर के झोंके आ रहे थे। प्रकृति मानव रोग सैया पर पड़ी सिसक रही थी। उसी वक्त वकील साहब की सांस वेग से चलने लगी। तो दोस्तों, यह था गबन उपन्यास का भाग 28 और अध्याय 28 और अध्याय 29। अब मिलते हैं अगले अध्यायों में। धन्यवाद दोस्तों।